नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं आज इस वीडियो में कक्षा 11वीं की पद्माकर का जो पद है उसका सप्रसंग व्याख्या करना बताऊंगी। पद्माकर जी एक रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। सप्रसंग व्याख्या करने से पहले हम लोग कवि परिचय के जानेंगे कि कवि का साहित्यिक परिचय क्या है। उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद्माकर जी के बारे में जानेंगे। पद्माकर जी का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट थे। इनका जो परिवार है, पद्माकर जी का जो परिवार है वो उनका वातावरण जो है कवित्वमय था। इस कारण से इनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ा। रीतिकाल के सभी जो कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। तो ये भी जयपुर के राजा के आश्रय में रहते थे। तो जयपुर नरेश इनकी कविताओं से, इनके जो कवित्व है इनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि से नवाजा है। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ। अब आते हैं इनकी भाषा में। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, लेकिन शब्दों का चयन भी सरल, सहज और सुव्यवस्थित शब्दों का प्रयोग ये अपने काव्य में करते हैं। इनके काव्य में अलंकार और छंदबद्ध कवि है, क्योंकि रीतिकाल में जितने भी कवि आते हैं सबका छंद अलंकार युक्त होता है, लक्षण ग्रंथों से युक्त होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पद्माभरण है, जगत विनोद है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी व्याख्या में। सबसे पहले व्याख्या जब हम करते हैं, क्वेश्चन में पूछता है कि पद दिया हुआ रहता है और कहता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या में 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको संदर्भ बताना होता है, फिर उसका प्रसंग में आना पड़ता है, व्याख्या में आना पड़ता है और फिर विशेष में। तो संदर्भ में हम कवि का नाम और पाठ का नाम लिखते हैं। प्रसंग में ये जो लाइन दिया जाता है, पंक्तियाँ दी जाती है, उनके बारे में आपको बताना है कि कहाँ का किस चीज़ का वर्णन यहाँ किया है। व्याख्या में हम संपूर्ण शब्दों का अर्थ बताते हुए व्याख्या करते हैं और विशेष में उस पंक्ति का विशेष बताते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। ये जो पद दिया हुआ है इसमें बसंत ऋतु के आगमन से मनुष्यों में, प्रकृति में, पशुओं पक्षियों में किस तरह का परिवर्तन आ जाता है उसी के बारे में कवि हमें यहाँ बताने की कोशिश की है। और भांति गुंजन में गुंजन भीड़ भौर। और भांति और का अर्थ होता है यहाँ पर दूसरे प्रकार से, एक अलग प्रकार से। गुंजन बाग बगीचा, गुंजरत गुंजार करना, कलरव करना, भीड़ यानी कि भीड़, समूह, भौर यानी कि भौरे। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो भौरे जो है, मधुमक्खियाँ जो है, भौरे जो है वो बाग बगीचों में कलरव करते हैं, गुंजार करते हैं, यानी कि भिनभिनाट, क्योंकि बाग बगीचे में नए नए फूल खिलते हैं और उनके उन फूलों पर वो क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। और डोरी झोरन पे गौरन के है गए, यानी कि और डोरे, डोरे मीन्स डाल, डालियाँ, झोरन मतलब झूमना, बौरन मतलब बौर यानी कि मंजर आना, कह गए मतलब आते हैं। तो बसंत ऋतु के आते ही एक तो जो भौरे हैं वो बाग बगीचों में जाकर कलरव करते हैं, गुंजार करते हैं, और बसंत ऋतु के आने से ही आमों की डालियों में बौर आ जाते हैं, यानी कि मंजर आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब इसमें जल्दी फल लगने वाले हैं। कहे पद्माकर सो और भांति गलियारी। कहे पद्माकर जी कहते हैं, कवि पद्माकर जी कहते हैं और भांति गली यानी गलियारों में। तो एक अलग प्रकार से खुशी, एक अलग ही प्रकार से गलियां जो है, गली जो होता है वो दिखता है। क्यों अलग प्रकार से दिखता है? छलियां छबीली छैल और छवि छल गए। छलियां यानी कि छलिया, छबीली, छैल, तीनों का हम एक साथ लेंगे तो जो नवयुवक है, जो छैल छबीले नवयुवक है और छवि छह गए, यानी कि बसंत ऋतु के आते ही नवयुवक जो व्यक्ति लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उनके चेहरों में एक अलग ही तरह की चमक दमक आ जाती है, एक अलग ही तरह की उत्साह
उत्साह आ जाती है और उसी चमक दमक से, उसी उत्साह से वो गलियों में घूमते नजर आते हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती, और भांति विहग समाज, यहाँ पर पक्षियों के समाज के बारे में कहा गया है। तो पक्षियों का जो समाज होता है उसमें एक अलग ही तरह का चहचहाहट होती है, यानी कि प्रेम भरा चहचहाहट होती है। यानी कि यहाँ तक जो हम लोग ये 3 लाइन देखे, यहाँ पर 2 लाइन में प्रकृति का वर्णन है, फिर यहाँ पर हमने देखा नवयुवक यानी कि मनुष्यों के अंदर क्या परिवर्तन आता है जब बसंत ऋतु आ जाता है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है ये हमने जाना कि नवयुवक लोग जो है उनके अंदर उत्साह भर जाता है, उनके चेहरों में एक अलग तरह की चमक दमक आ जाती है और वो गलियों में घूमता फिरता है। अब ये जो विहग समाज है, यानी कि अब यहाँ पर हम पक्षियों में क्या परिवर्तन आता है ये देख रहे हैं। एक तो हमने देखा कि पक्षियां भी एक अलग तरह से ही क्या करते हैं, चहचहाती, यानी कि प्रेम भरा चहचहाट उनमें भी होता है। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दोए गए, ऐसे ऋतुराज, यहाँ ऋतुराज का मतलब है बसंत ऋतु। तो ऐसे बसंत ऋतु के आए मात्र कितने दिन हो रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं। आज दिन दोए गए मतलब आज 2 दिन हुए हैं, तो इतनी रौनक है, इतना वो प्रभाव छोड़ रहा है मनुष्यों में, पक्षियों में, प्रकृति में। तो अगर ये बसंत ऋतु अपनी चरम स्थिति पर आ जाएगी तो कितना प्रभाव छोड़ेगी, यानी कि कितना लोगों में, प्रकृति में, पक्षियों में उत्साह रहेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और रस और रीति और राग और रण और तन और मन और वन है गए, मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइन का अर्थ एक साथ लेंगे और यहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि ये प्रभाव डाल रहा है इस कवित्व में, ठीक है। तो बसंत ऋतु के आने से रस, रीति, राग, रंग में भी क्या हो जाता है, उसमें भी उत्साह भर जाता है, उसमें भी उत्साह का संचार होता है। और साथ ही साथ और तन और मन और बन गए हैं, कहने का है कि और सभी मनुष्यों के शरीर और मन में भी उत्साह भर गया है, यानी कि उनमें भी उत्साह का संचार हो रहा है। तो कवि का यहाँ पर कहना है कि किस तरह से वसंत ऋतु के आने से पक्षियों में, प्रकृति में और मनुष्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी के बारे में यहाँ बताए हैं। तो अभी तो बसंत ऋतु के आए 2 ही दिन हुए हैं और इतना सारा परिवर्तन है, इतनी सारी रौनक है, इतनी सारी उसमें उत्साह भरा हुआ है। तो जब ये चरम स्थिति में रहेगी, बसंत ऋतु जब चरम स्थिति में आ जाएगी, तब मनुष्यों का, पक्षियों का और प्रकृति का सौंदर्य किस तरह से 4 गुना बढ़ जाएगा, ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं इसे अगला जो पद है उसकी सप्रश्न व्याख्या करना बताऊंगी।